हेलो मेरे बच्चों, आई होप तो बहुत ही मस्त होगे और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं सर विशाल भैया, वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सेशन ऑफ आवर चैप्टर 2 ऑफ फिजिक्स, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। सर, हम लोग अपने बैक बेंचर सीरीज के साथ आपको हर एक चैप्टर के वन शॉट पढ़ा रहे हैं। हमारे चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ दिस इज सेकंड वीक एंड वी आर गोइंग अहेड विद द सेकंड चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। Do not forget to complete the mathematics as well. भाई साहब, कौन कौन पढ़ा रहा है? You have Prabhas sir for chemistry, me for physics, Rashid sir is there for mathematics and Riya ma'am is there for biology. चालू करेंगे हम लोग अपना पहला चैप्टर। चैप्टर बड़ा है, इत्मीनान से आराम से पढ़ेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में खत्म भी तो करना है भाई। आप चाहते हो ना कि सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा लर्निंग मिल जाए आपको, एंड फॉर दैट वी हैव टू गो समवॉट फास्ट। कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, ऑल द टॉपिक्स विल बी कवर्ड, चाहे वो वर्क हो, उनकी डेफिनेशंस हो, उनके टाइप हो, उसके यूनिट्स हो, पावर्स हो, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज, टाइप्स ऑफ एनर्जीज एंड लॉज ऑफ एनर्जीज, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड। साथ में भाई साहब पेन कॉपी खोल लो, टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। टू द मिनिमम पॉसिबल टाइम क्वेश्चन और उसके बनने वाले टॉपिक्स जो हैं, टॉपिक्स क्वेश्चन सब कुछ करते हुए चलना है। चलो रेडी, स्टार्ट करें। आर यू ऑल सेट? इज इट अ गो? सबने अपनी टेबल पर लगा लिया ना भाई कि आपको कितने मार्क्स चाहिए? भूले तो नहीं हो इस बात को मेरी? कितने मार्क्स आपको चाहिए वो आपकी टेबल पे लगा होना चाहिए। आई वांट टू सी कि भैया आपके जो टारगेट स्कोर है, आप चाहते हो 95 प्लस, तो आप 95 प्लस अपने टेबल पे लगा के रखेंगे, जिससे कि बाय द एंड ऑफ द डे वो आपको रिमाइंड करता रहे कि दिस इज योर गोल, यू शुड बी फोकसिंग ऑन दिस। यार सुरेश, रमेश, मुकेश, जो भी हैं आप, डैनियल, है ना, विशाल, सबके पास गोल प्रिस्क्राइब्ड होने चाहिए, उनके गोल डिफाइंड होने चाहिए, तभी वो मजा आएगा पढ़ाई में और रिजल्ट में। चलो भाई चालू करते हैं वर्क के संग। सर कार्य क्या होता है? कार्य क्षमता बल की बात करेंगे हम लोग। कार्य क्या होता है? सर वो वर्क जो हम लोग किसी बॉडी पे करते हैं उसको मूव कराने के लिए। अभी सिंपल भाषा में अगर बोलें तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे के लिए मैंने अपने फोन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठाया, मैंने इस बॉटल को यहां से उठा के यहां पर लाया। दीज ऑल आर द वर्क। आपको पता है न्यूटन ने कहा है कि भाई फर्स्ट लॉस पढ़े यहाँ पे, न्यूटन की क्लास 9th में बोला गया था कि एनीथिंग विच इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन करता रहेगा जब तक उसको रोका ना जाए। सेम कंडीशंस आर एप्लीकेबल है। क्या कंडीशन बोलती हैं? कंडीशन कहती हैं कि भाई अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया तो फोर्स तो हुआ ही हुआ, हम लोगों ने इनर्शिया को बीट कर दिया। अब वो एक्सटर्नल फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो गया है, और डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर मेक्स द वर्क। जब हम लोग क्या करेंगे भाई? दो चीजें क्या क्या करेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई। फोर्स अप्लाई करा हम लोगों ने, सर उसका वैल्यू क्या था, वो बहुत बेहतर होने वाला है, और उसकी डायरेक्शन क्या थी, और साथ ही साथ में उसके डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड। सब समझ नहीं आया? मैंने कहा सर एक छोटा सा फॉर्मूला बस याद रख लो वर्क को समझने के लिए। वर्क को आपको डिफाइन करना है बहुत ही सिंपल टर्म में। आप कहोगे वर्क क्या है? आप कहोगे वर्क क्या है? वर्क है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है ना, क्रॉस और डॉट दो टाइप का होता है, लेकिन अभी हमको वहां पे नहीं जाना है, हम लोग 11 में पढ़ेंगे। अभी तो हमको फोर्स को समझना है, हम लोग फोर्स और वर्क को समझना है। वर्क को हम समझेंगे एज फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन से। सर अगर वर्क हो रहा है तो वर्क के टाइप्स क्या क्या होंगे, या फिर वर्क हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? सर जो भी यहाँ पे मोशन हो रहे हैं ना, जिसमें भी डिस्प्लेसमेंट अकर कर रहे हैं, वहां पर वर्क हो ही हो रहा है। तो जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है, क्या वहां पे नहीं वर्क हो रहा है? वो वर्क मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में नहीं है। जैसे कि मेरा माइंड वर्क कर रहा है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आपका मेंटल एनर्जी यूज हो रहा है, राइट? आप अपने बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ वर्क नहीं, वो वर्क है, मेंटल वर्क है। देखो यहां मेंशन है, वर्क इज एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी व्हिच वन डू टू परफॉर्म डेली टास्क। वो हम डेली कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिकल वर्क को डिफाइन करने के लिए इन द टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स, इन द टर्म ऑफ फिजिक्स, हम लोग उसमें डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हैं। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कैन नॉट बी सेट। अच्छा वर्क अगर हुआ तो किस किस फॉर्म्स में होगा, और उसकी यूनिट क्या होगी, और वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। तो याद करना जरूरी है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पर हम लोग जो करते हैं बच्चों, ये करते हैं डॉट प्रोडक्ट। जो वर्क होता है वो होता है एफ डॉट एस, मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आप कहोगे सर यहां तो आपने क्रॉस लिखा था, है सर ये क्या बदतमीजी कर रहे हो आप? वहां तो आपने क्रॉस लिखा था, अभी आपने कहा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या क्रॉस लिखा था। एक्चुअली ना हमें अभी डॉट और क्रॉस का इतना कोई डिफरेंस नहीं समझना है हमें। अभी आप डॉट भी लगा सकते हो, क्रॉस भी लगा सकते हो। 11 जब पढ़ोगे आप तब उसमें डॉट का ही यूज करोगे, और तब हम लोग इस पर ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे क्या लगाना सही है। तो हम लोग 12 बोलेंगे डॉट लगाना सही है, क्रॉस लगाना सही नहीं है, लेकिन अभी दोनों चलेगा। अच्छा
जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्ट जो आता है वो आता है कॉस थीटा में, तो वर्क जो निकलता है वो आता है एफ एस कॉस थीटा। एंगल में क्या आता है, इट इज एफ एस कॉस थीटा इन द एंगल्स। अब सर इसकी यूनिट क्या होने वाली है, अरे यार सर फोर्स दिख रहा है तो न्यूटन होगा, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तो मीटर होगा, तो वर्क की जो यूनिट हो जाएगी इट इज व्हाट, न्यूटन मीटर। द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। सर ये कौन सी यूनिट है, दिस इज द एसआई यूनिट, दिस इज द एसआई। कैन यू कन्वर्ट टू सीजीएस यूनिट, हाँ जी सर इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी उसको आगे देखेंगे भी हम लोग, ठीक है। बोल सकते हैं सिंपली द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, कोसाइन ऑफ द एंगल ले लो, कॉस की वैल्यूज ले लो। अच्छा कॉस की वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको, कॉस साइन का रिवर्सल होता है, तो कॉस 0 होता है वो साइन 90 होता है, साइन 90 1 होता है तो कॉस 0 1 माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और क्या वैल्यूज है सर हमारे पास, ऐसे ही और क्या वैल्यूज सर हमारे पास और वैल्यूज हैं cos 30 की। cos 30 क्या होगा सर, जो sin 60 होता है, रूट 3/2, तो याद रखना पड़ेगा हम लोगों को 1 रूट 3/2 1/√2 1/2 एंड 0। सर ये cos की वैल्यूज है, cos 0 द वैल्यू ऑफ cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 एंड cos 90, ठीक है। ये साइन का उल्टा है, आपको पता ही है। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करी जाएंगी एज पर द गिवन एंगल्स। सर क्योंकि ना ये एंगल कब आता है, याद रखना जब भी फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अलग अलग हो। अब डिस्प्लेसमेंट आगे जा रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है, तो एंगल्स अलग हैं, इसीलिए हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लेके आते हैं, इस डायरेक्शन में लेके आते हैं, तो cos थीटा आता है। देखो रटाने के लिए रटा सकता हूं, तुम याद कर लो सीधे सीधे कि क्या होता है, एफ एस cos थीटा होता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जो फोर्स लग रहा है वो स्ट्रेट न लग के एक एंगल पे लग रहा है फ्रॉम द बेस लाइन। तो जो ये एंगल है ना, इसका जो ये कॉम्पोनेंट याद रखना, जहां जहां पे थीटा होता है उसका कॉम्पोनेंट एक cos थीटा आता है, एक साइन भी आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे काम का cos है, क्योंकि साइन जो आएगा वो परपेंडिकुलर एक्सिस में आएगा। सर ये सब आप क्या पढ़ा रहे हो, ये सारा कुछ पढ़ोगे आप 11th में, लेकिन टू मेक इट शॉर्ट अभी के लिए आपको एम्फसाइज करना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, और अगर जो डॉट है हमारा, जो डॉट प्रोडक्ट था वो कॉस लेके आएगा। फॉर्मूला सिंपल हो गया, एफ एस कॉस थीटा, सिंपल सी बात है। और तुम्हें कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें खुद को भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है कि ये साइन कहां से आ रहा है, कॉस कहां से आ रहा है, सिंपल एफ एस कॉस थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। अभी इसको लेके चलेंगे आगे, ओके चलते हैं। सर वैल्यूज को याद रखेंगे, हमने वैल्यूज को नहीं भूलना है, क्योंकि अगर वैल्यूज भूल गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और कभी कभार ऐसा होता है कि वैल्यूज नहीं गिवन होती हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि वर्क के टाइप क्या होगा। अब देखो जो मैंने तुमको पढ़ाया ना पीछे, काफी टीचर शायद तुमको ये ना बताएं कि ये कहां से आया कॉस और इसके रिजल्ट्स क्या हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। टाइप ऑफ जो हमारे केसेस हैं इसमें वर्क 3 टाइप का होगा। कौन कौन सा होगा, पहले तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। सिर्फ पॉजिटिव कब होगा, मैंने कहा पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जहां पे भी मैं चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट मूव करे वो वहीं पे मूव कर रहा है। सिंपल समझो, मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक बुक आगे की तरफ जाए, मैंने आगे पुश करा उसको और बुक आगे चली गई, दैट इज वर्क इन द राइट डायरेक्शन, वर्क इज इन द करेक्ट डायरेक्शन। मतलब मैंने अगर इस ब्लॉक को आगे की तरफ मूव करा तो मैंने फोर्स भी आगे लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे ही हुआ। अगर दोनों चीजें एक दूसरे की साइड हो रही हैं, एक दूसरे के साथ हो रही हैं, then that is the case of the positive work। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव। तुम ध्यान से देखो ना, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है सर वो 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों साथ में जा रहे हैं, both are aligned in a same line, they are collinear, both are in the same line, right? हाँ कि ना। तो इस केस में बनता है बच्चों हमारा थीटा 0। जब थीटा 0 होगा, जब एंगल 0 होगा एफ और एस के बीच में, तो सर cos 0 की वैल्यू जो होती है, वी नो cos 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, जो एफ एस cos 0 था, cos थीटा था, वो cos 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ डॉट एस या फिर सिर्फ एफ एस, आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एफ एस का फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम या फिर पॉजिटिव वर्क। सर इसी में ही अगर हम लोग बात कर दें वर्क बीइंग इन द अदर फॉर्म, जैसे कि यहां पर आप लोग देख रहे हो, इन दिस केस व्हाट्स हैपनिंग, अ लेडी इज मूविंग इन द आगे का डायरेक्शन बट अप्लाइंग द फोर्स ऑन द टोकरी इन द ऊपर का डायरेक्शन। अब तुम ध्यान से देखो अगर, तो इसके और इसके बीच में एंगल बन रहा है, इट इज व्हाट 90 डिग्री। द एंगल फॉर्म्ड इज व्हाट 90 डिग्री। ओ हो सर, वो तो सर ऐसे ऐसे आगे जा रहा था और ये ऐसे बन गया, ये 90 डिग्री है। मतलब बॉडी तो आगे जा रही है बट फोर्स ऊपर लग रहा है, तो एक आगे है और एक ऊपर है। इन दिस केस कॉस का एंगल 90 आने वाला है। थीटा इज व्हाट 90 डिग्री एंड द थीटा इज 90, तो वी विल बी यूजिंग एफ एस cos 90। ओके सर, मतलब हर जगह हम लोगों को थीटास की वैल्यू को डालना है और अलग अलग टाइप के फोर्स मिल जाएंगे। हाँ जी, यही तो कह रहा हूं आपसे मैं। तो क्या हो जाएगा सर, ये एफ एस
और cos 90 कितना होता है? cos 90 is what? 0. Anything multiplied by 0 is what? 0. तो वर्क इज व्हाट? 0 इन दिस केस. इसको हम लोग बोलते हैं नो वर्क इज डन. इसमें हम लोग जो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं वो 0 है. ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा है. मैकेनिकल वर्क इज कंसिडर्ड एज 0 इन दिस केस. सर ऐसे ही अगर हम लोग उल्टे हो जाएं, मतलब हम जहां पे फोर्स लगा रहे हैं बॉडी वहां जाए ना, उसके अपोजिट चली जाए, हाँ कि ना. जैसे कि इस केस में देखो, इस केस में देखो, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया भाई हमारा नेगेटिव वर्क? कहां गया? नेगेटिव वर्क नेगेटिव वर्क नेगेटिव वर्क नेगेटिव वर्क. ओके, आई थिंक वो यहाँ पे नहीं, आपको बता देता हूँ. चलो चलो पहले इसको देख लेते हैं, केस सी को देख लेते हैं. हमने कहा अगर एक और केस है जिसमें वर्क 0 होगा, अगर ऑब्जेक्ट सेम अपने पाथ को रोटेट करता रहे और अपने सेम पॉइंट पे आता रहे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 जाएगा. जैसे ये बालक इस बॉल को घुमा रहा है, जो बॉल है ये घूमते 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 बार बार सेम पॉइंट पे आएगी, और जब जब ये सेम पॉइंट पे आएगी, इन ऑल दोस केसेस द डिस्प्लेसमेंट वुड बी, एवरीवन, द डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0. क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब है अगेन द वर्क इज व्हाट? अगेन द वर्क इज व्हाट? अगेन द वर्क इज 0. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अगर हम लोग एक केस डी लेते हैं, नाउ कंसीडर अ केस डी आल्सो. हमने कहा मान लो एक कार है, ठीक है, या फिर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसको पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं इधर की डायरेक्शन में. अब क्योंकि ये हैवी मास है, बहुत तेज जा रहा है, लेट्स से ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रहा है और हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारा फोर्स इतना एप्लीकेबल नहीं है कि इसको रोक पाए. मतलब हमारा अप्लाइड फोर्स इधर है और बॉडी का फोर्स इधर है, आगे जाना चाह रहा है. देखो ध्यान से, मेरा अप्लाइड फोर्स इधर है और बॉडी का फोर्स अपोजिट है, लेकिन मैं उसको अपोज नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मेरा फोर्स सफिशिएंट नहीं है उसको रोकने के लिए. तो इन दैट केस बच्चों, अगर तुम एंगल देखो तो दोनों 180 डिग्री बना रहे हो, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है. इन बोथ द केसेस द एंगल इज व्हाट? 180 डिग्री. और cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों, ये होती है -1. क्या होती है? -1. तो अब जो वर्क आएगा इट इज व्हाट? माइनस ऑफ Fs. इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज नेगेटिव. जैसे मानो टग ऑफ वॉर चल रहा है, इधर एक टीम है और इधर एक टीम है, ठीक है, इधर एक टीम 1 है और ये टीम 2 है. अब टीम 1 लगा रही है 10 न्यूटन का फोर्स और टीम 2 लगा रही है 5 न्यूटन का फोर्स. तो ऑब्वियस सी बात है कि टीम 1 जीतने वाली है और टीम 2 का जो फोर्स हो गया इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव फोर्स, क्योंकि ये तो भाई जीत ही नहीं पाया. तो इसका जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट लग रहा है. द एंगल इज बिटवीन द टू इज व्हाट? 180 degree. You all can see the angle is 180 degree. The force are getting applied in the opposite direction, and hence we can say this is what? Negative work. तो ये हमारे वर्क के अलग अलग परफॉर्मेंस थे. आई होप आपने चारों वर्क को समझ लिया होगा. कौन कौन से? सर एक अपना पॉजिटिव वर्क, जब जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाएं उस डायरेक्शन में ही मोशन हो. दूसरा हमारा 0 वर्क, जब हम लोग फोर्स तो लगाएं लेकिन एंगल 90 हो जाए, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के. या फिर तीसरा इसी का ही केस है 0 का ही, आपकी ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पर आ जाए अपनी घूम घूम के, दैट इज अगेन व्हाट? 0. जब सर्कुलर मोशन में हम लोग बोल सकते हैं जो वर्क डन होगा वो सेम पॉइंट पे आके हर बार 0 हो रहा होगा. एंड फोर्थ इज व्हाट? नेगेटिव वर्क, जब हम लोग बोल रहेंगे कि हमारा जो फोर्स है वो अप्लाइड डायरेक्शन के उल्टा है, या फिर वो मोशन करा ही नहीं पा रहा है जहां पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं. हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वहां मोशन हो ही नहीं रहा है. इन ऑल दैट केसेस द वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव. आप मुझे बताओ, अगर मैं एक बहुत बड़ी सी दीवार को कोशिश करूं मूव कराने की, ठीक है, आप लोग सोच के बताओ, अगर मैं एक बहुत क्वेश्चन आता है ये कि अगर मैं एक बहुत बड़ी सी दीवार को फोर्स लगा के मूव करने की कोशिश करूं तो क्या उसमें लगाए गए जो फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, 0 होंगे या क्या होंगे? आप लोग सोचिए, समझिए और मुझे बताइए कि इस केस में जो फोर्स होने वाला है वो क्या होने वाला है. वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर वो 0 होगा? यू ऑल कैन थिंक अबाउट इट एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स. लेट मी चेक कि आप लोग में कौन कौन इसका आंसर सही दे पाता है. ओके एवरीवन, ठीक है, लेट्स ट्राई योर बेस्ट एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू. आई विल बी चेकिंग एंड देन रिवर्टिंग बैक कि आपका आंसर सही आया भी है कि नहीं आया है. ओके, चलो चलते हैं आगे. हम लोग बात करते हैं अब वर्क डन अंडर द ग्रेविटी की. अब भाई ऑब्जेक्ट नीचे भी गिरता है, बोलो हाँ कि ना? किसने बताया? न्यूटन बाबा ने. ये सेब क्यों था? ये नारियल का पेड़ क्यों नहीं था? सबके मन में सिंपल डाउट रहता है भाई. अब हमने कहा यार यहाँ पे भी तो वर्क हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है. कौन वर्क कर रहा है? अर्थ वर्क कर रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी. तो जब ये एप्पल नीचे गिरेगा, मेरे बच्चों, तो एप्पल के नीचे गिरने से देयर वुड बी
एप्पल के नीचे गिरने से क्या हो रहा होगा सर? एप्पल के नीचे गिरने से बार बार एप्पल के नीचे गिरने से एक नीचे की तरफ एक पुल होगा जो अर्थ लगा रही होगी खींचने के लिए उसको। सर वो कौन सा फोर्स है? वो है अप्लाइड फोर्स। वो कौन सा फोर्स है सर? अप्लाइड फोर्स ऑफ द अर्थ, जिसको लोग बोलते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो जो अपना वर्क है वो कहाँ है सर? द वर्क इज व्हाट? वर्टिकली डाउनवर्ड। डब्ल्यू जो है हमारा वो नीचे की तरफ लग रहा है mg के फॉर्म में। हमने कहा अच्छा अगर डब्ल्यू नीचे के लिए लग रहा है, हमेशा नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी पे एक नीचे की तरफ फोर्स तो लग रहा है। ये तो फोर्स का फॉर्म हो गया। हाँ जी सर, ये फोर्स है एक mg, और बॉडी फिर नीचे भी आ रही है तो मतलब कुछ डिस्प्लेस भी कर रही है। मान लेते हैं वो h हाइट नीचे आई, तो सर अगर हम लोग याद करें तो वर्क का एक फॉर्मूला हुआ करता था जो अभी भी पढ़ा हम लोगों ने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स है वो तो mg हो गया और जो डिस्प्लेसमेंट है वो h हो गया। सर क्या यही वर्क है? हाँ जी सर, यही वर्क है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उस पर जो वर्क हो रहा है वो mg h ही है। और सर अगर हम लोग ऊपर जाएं तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे ना आके अगर ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाए, मान लीजिए जैसे नीचे आ रहा था और नीचे ना आके हमने इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, मान लो सेकंड केस में, एक में तो नीचे आ रहा था है ना, mg तो नीचे लगेगा। देखो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एनी कंडीशन अर्थ तो नीचे ही खींच रही है उसको, लेकिन हमने ऊपर फेंका है। अच्छा ओके, मतलब सर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऊपर है लेकिन फोर्स लग रहा है नीचे है, तो एंगल 180 है। सर ये तो निगेटिव की कंडीशन लग रही है, cos 180 तो निगेटिव निगेटिव सा होता था, हाँ कि ना? तो ये जो हमारा वर्क आ गया ये क्या आ गया? माइनस mgh। सर दोबारा से समझाइए सर, जल्दी जल्दी हो रहा है। मैंने कहा अगर बॉडी नीचे आती है तो फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिसमें बॉडी को खींचा जा रहा है, तो हाइट भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो मैक्सिमम वर्क हो रहा है, हाँ कि ना? mgh आ गया हमारा फोर्स, mg फोर्स हो गया और h हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट mgh। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया तो उस कंडीशन में जो हाइट है वो तो ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है, लेकिन फोर्स नीचे लग रहा है, तो एक चीज ऊपर है एक चीज नीचे है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया, cos 180 डिग्री -1 होता है, दैट इज व्हाट? वर्क इज नेगेटिव। इन दिस केस वर्क इज व्हाट? नेगेटिव। हाय हाय क्या बात है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने पढ़ाया ये सब कुछ समझ में आ रहा है। वर्क आ गया सर, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। अच्छा सर वर्क हो गया, वर्क की यूनिट हो गई। अच्छा वर्क के टाइप भी थे, क्या क्या है सर? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। पॉजिटिव पे एंगल 0 होगा, 0 पे एंगल 90 डिग्री होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और मिनिमम दैट इज -1 कब होगा? जब एंगल 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि cos 180 डिग्री -1 होती है। तो सर ये भी हो गया। सर अगर हम लोग वर्क की सीजीएस यूनिट निकालना चाहें, सीजीएस ये कौन सी थी? न्यूटन मीटर कौन सी थी? सर ये तो एसआई यूनिट थी ना। अगर हम लोग सीजीएस यूनिट निकालना चाहें तो सीजीएस यूनिट कैसे निकालेंगे उसकी बात एक बार कर लेते हैं हम लोग। देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने कहा वर्क की न्यूटन मीटर तो होता है एसआई यूनिट्स, ठीक है, लेकिन अगर न्यूटन को हम लोग डाइन लेते हैं तो पता है कि जो हमारा फोर्स का सीजीएस यूनिट है वो डाइन है और मीटर का है सेंटीमीटर। अच्छा समझने वाली बात क्या होता है कि 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन। कितने होते हैं? 10⁵ डाइन। और 1 मीटर में होते हैं 10⁵2 सेंटीमीटर। तो 10⁵2 सेंटीमीटर और 10⁵5 डाइन मिलकर बना लेंगे 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर। ये बात क्षमा करिए बच्चों, तो 1 न्यूटन मीटर में क्या हो गया? 10⁵7 क्या हो गया? 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर। किसमें हुआ ये? दिस इज इन 1 न्यूटन मीटर दैट वी हैव 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या यहां तक बातें डन हैं बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया, चलो अब देख लेते हैं ये इसी बात को कि वर्क की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, इसको लोग जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जूल भी बोलते हैं एसआई यूनिट के फॉर्म्स में। और 1 जूल अगर डिफाइन करना, क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 जूल, तो कोई भी ना ऐसे 1 वाला क्वेश्चन आया करे तो उसको ना सिंपल फॉर्मुला में डिफाइन कर दिया करो। सर 1 जूल कैसे आया? जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया किसी ऑब्जेक्ट पे टू डिस्प्लेस बाय 1 मीटर, क्योंकि फॉर्मुला तो न्यूटन मीटर ही था, हाँ कि ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही था, तो कैसे बोलेंगे सर? कैसे याद रखना है सर? सर 1 जूल का फोर्स लगाया गया, हाँ कि ना? 1 जूल का वर्क करा गया, फोर्स नहीं है, जूल तो वर्क है। 1 जूल का वर्क करा गया। 1 जूल का वर्क कब करा गया? जब बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और बॉडी 1 मीटर मूव कर गई। दोबारा से बोलेंगे, जब बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, क्योंकि दोनों में 1 × 1 ही 1 आएगा, हाँ कि ना? तो बॉडी पे 1 न्यूटन का जब फोर्स लगाया गया एंड बॉडी डिस्प्लेसेस बाय 1 मीटर, दैट इज व्हाट? 1 जूल टू अस। तो व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट
टू मेक द बॉडी मूव या फिर टू डिस्प्लेस द बॉडी बाय 1 मीटर, दिस इज डिफाइंड एज 1 जूल. 1 joule of the work is said to be done when force of 1 Newton displaces the body through a distance of 1 meter in its direction. It is called as 1 Newton meter. 1 Newton meter. क्या बोल सकते हैं उसको? 1 Newton meter. चलो, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 9 सेंटीमीटर होते हैं. अच्छा, 9 सेंटीमीटर को ही हम लोग बोलते हैं अर्ग. क्या बोलते हैं? 9 सेंटीमीटर को ही बोलते हैं हम लोग अर्ग. जो यहाँ पे लिखा था ना 9 सेंटीमीटर, इसी की यूनिट है अर्ग. क्या है? अर्ग. ERG. मतलब ये एनर्जी या फिर वर्क की सीजीएस यूनिट है. सर न्यूटन मीटर क्या थी? SI यूनिट. सर अर्ग क्या है? सर सीजीएस यूनिट. SI इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. सीजीएस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट. ठीक है, छोटी यूनिट होती है सीजीएस यूनिट. सर इतनी बात तो इजी समझ में आ गई. अब सर वर्क तो समझ आ रहा है. वर्क में क्या क्या हो गया सर? वर्क हो गया अपना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया. न्यूटन मीटर उसकी SI यूनिट हो गई और अर्ग उसकी या फिर 9 सेंटीमीटर उसकी सीजीएस यूनिट हो गई. क्या बात है. और 1 न्यूटन मीटर में होते हैं 10⁻⁷ अर्ग. क्या बात है सर. अब चलिए पढ़ लेते हैं पावर को. नाउ व्हाट इज पावर? पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? पावर इज व्हाट? रेट ऑफ डूइंग द वर्क. हमने कितना काम कितने टाइम में करा. रेट का मतलब टाइम है यहाँ पे. पावर, राइट? हाउ मच पावर यू हैव, शो मी योर पावर. द पावर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वर्क अपॉन टाइम. ओके, मतलब वर्क को टाइम से डिवाइड करने में पावर बन जाती है. अच्छा सर, मतलब वर्क अपॉन टाइम करना है बस. सिंपल है सर, ये तो बहुत सिंपल है. तो अगर हम लोग वर्क को डिफाइन करें तो वर्क को डिफाइन के लिए फॉर्मूला पढ़ा हम लोग ने FS cos थीटा, और टाइम को तो T लिख दिया हम लोगों ने. अच्छा, ध्यान लगाया और क्या पाया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सर एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9th में, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हाँ जी सर, बिल्कुल पढ़ा था. इसी का फॉर्म डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देखने को मिल रहा है. दैट इज व्हाट? S अपॉन T के फॉर्म में. तो S अपॉन T को सर V लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर. इसका एक और फॉर्मूला है और ना इस पे क्वेश्चन बन के आता है, बच्चे V से रिलेट ही नहीं कर, ढूंढ ही बात नहीं कि ऐसा कोई रिलेशन भी है. तो इंस्टेड ऑफ S अपॉन T व्हाट वी कैन राइट V. सर F की जगह F लिख दिया, V की जगह V लिख दिया, cos थीटा की जगह cos थीटा लिख दिया. तो पावर का एक और फॉर्मूला बन गया. तो जो पावर हमारी क्या थी? जो पावर हमारी वर्क अपॉन टाइम थी, उसी का एक फॉर्मूला बन गया है FV cos थीटा के फॉर्म में. सर सिंपल सी बात है. तो W अपॉन T या फिर FV cos थीटा, ये एक ही बात है. अगर फोर्स और वेलोसिटी का टर्म दिया हो तो ये फॉर्मूले को चिपकाना भाई. लिख के आता है ऑब्जेक्ट इज गिवन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, द बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. फाइंड द वर्क पावर डन, पावर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. अब पावर निकालने के लिए तुम्हें पता क्या पता है? देखो F पता है तुमको, V पता है तुमको, cos 60 पता है. एंड cos 60 इज व्हाट एवरीवन? 1/2. cos 60 इज व्हाट? 1/2. आंसर कितना आ गया बच्चों? ध्यान से देखो, 25. सर यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या है सर? सर पावर W अपॉन T था. पावर था W अपॉन T. W की यूनिट जूल होती है और न्यूटन मीटर जिसको हम लोग जूल बोलते हैं, और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है. मतलब जूल पर सेकेंड. इसका एक और नाम है, इसी को बोलते हैं वॉट. क्या बोलते हैं भाई साहब? वॉट. इलेक्ट्रिकल पावर याद आ रही ना? कितने वॉट का बल्ब है? 10 वॉट का है, 0 वॉट का है, 100 वॉट का है, वही वॉट है ये. तो इसी की ऐसा यूनिट होती है. क्या होती है सर? वॉट. क्या बोला सर आपने? सर आपने बताया कि जो फोर्स है अगर हम लोग उसमें FS cos थीटा लिख के T से डिवाइड करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी बनता है, और वेलोसिटी का फॉर्म FV cos थीटा बना देता है फॉर्मूला को. और पावर की यूनिट जो होती है SI यूनिट वो होती है वॉट. कैसे आती है? वो जूल पर सेकंड को ही बोलते हैं हम लोग वॉट. सर इतनी बात तो सिंपल है. मजे से समझ आ रही है? सबको आ रही है? इजी है. चल है सर. वर्क क्या था सर? वर्क था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, टाइप भी पता चल गया अपने को. अच्छा, पावर क्या हो गई? पावर हो गई वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग द वर्क. पावर क्या हो गया सर? रेट ऑफ डूइंग द वर्क. कितना काम करा गया, कितने टाइम में करा गया वो काम. सर यूनिट क्या बन गई उसकी? यूनिट बन गई वॉट. यूनिट क्या बन गई उसकी? और कहां से है सर? जूल पर सेकंड से है. सिंपल सी बात है सर. ओके चलो, तो वॉट क्या हो गया हमारा? जूल पर सेकंड हो गया. अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अर्ग पर सेकंड ही बोल सकते हैं.
हाँ कि ना, जैसे जूल की ऐसा यूनिट क्या होती है सर, जूल की सीरीज यूनिट क्या होती है सर, अर्क होती है, ऐसी सेकंड टू सेकंड ही रहेगा तो अर्क पर सेकंड ही बोल सकते हैं। लेकिन याद क्या रखना है कि कॉमर्शियल यूनिट जो होती है, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलो वॉट आर, क्या होती है कि एनर्जी इज किलो वॉट आर। अच्छा, अगर हमें किलो वॉट निकालना हो तो याद रखना 1 किलो वॉट जो है हमारा वो बराबर हो जाएगा 1000 वॉट के। एक मेगा, मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6 होता है, ऐसा क्या होता है 10 की पावर 6, ये हो जाएगा 10 की पावर 6 वॉट, क्या हो जाएगा ये 10 की पावर 6 वॉट। और एक हॉर्स पावर जो होता है उसमें होता है 746 वॉट, 1 हॉर्स पावर हैज, एक हॉर्स पावर, हाँ सर घोड़े से हम लोगों ने कंपेयर करा हुआ है इंजन को, हाँ जी बिल्कुल करा है। तो एक हॉर्स पावर को इक्वेट करा गया है एज इक्वल्स टू 746 वॉट। ओके सर, पावर का थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, W अपॉन टी हो गया, एफ वी कॉस थीटा हो गया, यूनिट हो गई सर इसकी जूल पर सेकेंड। अच्छा, उसी को वॉट बोल दिया उन्होंने, ओहो ठीक है। अच्छा, मेगा में हो गया 10 की पावर 6, किलो तो 1000 होता ही होता है, 10 मेगा 10 की पावर 6 हो गया, और हॉर्स पावर 746 वॉट हो गया। किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे सर, 1000 से डिवाइड करने पर जाएगा 0.746। क्या बात है सर, रिकॉल भी हो गया पावर, तो बहुत बढ़िया। एनर्जी पे चला जाए क्या सर, वर्क हो गया, पावर हो गया, अब एनर्जी भी ले ही लेते हैं मजे। लेकिन लेट मी टेल यू यार, जो ये वर्क है ना एक्चुअली में साला यही एनर्जी है, वर्क ही एनर्जी के बराबर है, उसको बोलते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पता है कि जितना भी हम लोग काम करेंगे, जैसे मैंने साइकिल चलाई, वो साइकिल चलाने की मेरे पास जो मैंने वर्क करा साइकिल चलाने में, वो एनर्जी कहाँ से आई, मेरी बॉडी से तो आई। मैं जितनी साइकिल चलाऊंगा उतना मुझे बॉडी से मेरा वर्क जाएगा, ठीक है। अच्छा, और मेरा वर्क खत्म हो गया, बॉडी का एनर्जी खत्म हो गया मेरा, ठीक है, अब मैं वर्क नहीं कर पाऊंगा तो मैं और एनर्जी ले लूंगा बॉडी में, मैं खाना खा लूंगा, पानी पी लूंगा, ब्रेकफास्ट कर लूंगा, मंचूरियन, चाउमीन, नूडल। सर क्या बात कर रहे हो सर, बस करो सर, मोमोज भी, अच्छा सर मतलब मोमोज भी, इतनी बदतमीजी कर रहे हो सर, फिर भूख लग जाएगी, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे हम लोग। हम्म, देखो एनर्जी कम हो रही थी, मैंने एनर्जी बढ़ा ली, अभी बढ़ा लो एनर्जी को जल्दी से, है ना, जल्दी जल्दी से एनर्जी को बढ़ाते रहो, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। चलो टाइम कम है, जल्दी जल्दी सर, सर मतलब एनर्जी भी हो गई, एनर्जी सर कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क, क्या बोल सकते हैं हम लोग, एनर्जी को बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क, मतलब वही है सर क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता है हमारी, हम कितना काम कर सकते हैं। सर रामू श्यामू दो अलग बच्चे हैं, सर रामू इतना काम इतने टाइम में करता है, श्यामू इतने काम इतने टाइम में करता है, कौन सा कैपेसिटी रखता है हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, हाँ की ना, हाँ की ना सर, वर्क से ही एनर्जी डिफाइन होती है, मैंने कहा ना, जैसे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता ही क्या है, एनर्जी है। बल्कि सर दोनों की यूनिट भी सेम है, दोनों की वैल्यूज भी सेम निकल के आएंगी, कोई खासा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है आपको अदर देन एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के, ठीक है। चलो सर, एनर्जी क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी इज द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। सर एनर्जी डिफाइन करने के लिए कार्य डिफाइन करना पड़ेगा, जब तक वर्क डिफाइन नहीं होगा एनर्जी डिफाइन नहीं हो सकती। कोई बॉडी कितना काम कर सकती है उसी से उसकी एनर्जी भी डिफाइन हो जाएगी। क्वांटिटी कैसी हो गई सर, स्केलर हो गई। पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, जो वर्क की यूनिट है वही एनर्जी की यूनिट भी है, जूल, और एससीजीएस में उसको बोल देंगे हम लोग अर्ग, ठीक है। लेकिन 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 हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन टी। तो अगर ध्यान से देखो तो वर्क ही क्या है, एनर्जी है, तो इसी का फॉर्म लिख सकते हैं एज एनर्जी अपॉन टी। अच्छा, मुझे अगर एनर्जी की यहाँ पर यूनिट निकालनी हो एक और, तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, इट इज पावर इनटू टाइम, इट इज व्हाट, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, एनर्जी ही क्या है, पावर इनटू टाइम है। सर पावर की यूनिट तो वॉट होती है या किलो वॉट होती है ना, वॉट या किलो वॉट या मेगा वॉट, वैसे हम लोग वॉट उसकी ऐसा यूनिट मानते हैं, और किलो वॉट कॉमर्शियल यूनिट से यूज करते हैं, घर में बिजली यूज कर रहे हैं ना उस केस में किलो वॉट यूज करते हैं, क्योंकि वॉट बहुत छोटा जाता है इसलिए किलो कर देते हैं उसको। अच्छा, और टाइम में अगर आर लगा दें, क्या लगा दें, आर लगा दें टाइम में, तो इसी को बोलते हैं हम लोग किलो वॉट आर, जो कि कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, क्या है, कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। तो अगर सर हम लोग को 1 किलो वॉट आर को कन्वर्ट करना हो वॉट सेकेंड में, किस में कन्वर्ट करना हो सर, इसको कन्वर्ट करना है हमको वॉट और सेकेंड में। ओके, सिंपल है सर, सिंपल है सर, 1 किलो वॉट में हो जाएंगे 1000 वॉट, 1 किलो में तो 1000 होता है, हाँ जी सर। और 1 घंटे में सेकेंड कन्वर्ट करना है सर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और सर हर सेकेंड में 60, हर मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकेंड, हाँ की ना, तो सर 60 into 60 और कर देते हैं, क्योंकि सर 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकेंड है, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया ये, क्या ये बन गया वॉट सेकेंड, क्या ये बन गया वॉट और ये बन गया सेकेंड, बोलो हाँ की ना। सर 1 2 3 4 5 तो जीरो हो गया सर,
10 की पावर 5 तो 0 हो गया सर, और 6 6 36 हो गया सर। क्या बात है, क्या बात है सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें क्या इसको सर? एक डेसिमल अगर इधर से ले आए तो पावर एक बढ़ जाती है, तो 10 की पावर 6 जो हो गया ये आ गया हमारे पास वॉट सेकेंड। क्या आ गया? वॉट सेकेंड। और सर इसी को ही तो बोलते हैं जूल। वॉट सेकेंड ही तो हमारा जूल होता है सर। तो एक किलो वॉट आवर में होते हैं 10 3.6 10 की पावर 6 जूल, जिसको हम 3.6 मेगा जूल भी बोल सकते हैं। नहीं आया? दोबारा समझो सर, जो अपनी पावर थी वो थी W/T सर। W/T, टी से अगर मल्टीप्लाई कर दें इधर तो पावर इनटू टाइम बन जाएगा सर। पावर जो है ये वॉट है और टाइम जो है ये सेकेंड है, तो मतलब वॉट सेकेंड ही यूनिट है, लेकिन कमर्शियल यूनिट में बोलते हैं उसको किलो वॉट आवर। मतलब पावर की बड़ी यूनिट लेते हैं, वॉट का 1000 टाइम दैट इज वॉट किलो वॉट, और टाइम का आर वाला फॉर्म, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वॉट सेकेंड में भी। और कैसे करते हैं? किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, और टाइम को आर से सेकेंड में करने के लिए 60 इंटू 60 कर देते हैं। रिजल्ट टू 3.6 इंटू पावर 6 जूल या फिर वॉट सेकेंड। मतलब 1 किलो वॉट में आते हैं 3.6 10 की पावर 6 जूल सेकेंड। पूछा जाता है बच्चों, ये पूछा जाता है बच्चों, ये जरूर पूछा जाता है, वॉट सेकेंड या फिर जूल पूछा जाता है कि कमर्शियल यूनिट क्या होती है। ठीक है, उसका मतलब 1 यूनिट ही होता है। ठीक है, और भी यूनिट्स हैं सर एनर्जी की, जैसे कि कैलोरी एक यूनिट है हमारे पास। कैलोरी कौन सी? जो खाने के लिए यूज करते हैं ना, खाने के पैकेट में लिखा होता है आपको 1000 कैलोरी मिलेगी। ठीक है, आपने ये बनाना में इतनी कैलोरी होती हैं, शुगर के पैकेट में इतनी होती हैं सर, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें इतनी कैलोरी होती है, वो मेंशन होता है। ठीक है, अब कैलोरीज को कैसे जूल में कन्वर्ट करा जाए, तो 1 जूल में होते हैं 0.24 कैलोरी, 1 कैलोरी 4.2 या फिर 4.18 भी बोलते हैं इसको अप्रॉक्स में, और 1 किलो को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 4.180 हो जाएगा। ठीक है, 1 कैलोरी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। ऐसे बोला है कि सर ये वो एनर्जी है जिससे हम लोग 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा सकते हैं। मानो 1 ग्राम वाटर है 25 डिग्री पे, अब उसको 26 पे लेके जाना है, तो जो एनर्जी रिक्वायर होगी ना, इसको हीट करना पड़ेगा, हीट करके इसको 26 पे जाने की जो एनर्जी रिक्वायर होगी इसको बोलते हैं हम लोग 1 कैलोरी भी। ओके सर, यूनिट कन्वर्जन याद रखेंगे। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है बच्चों। देखो सारी यूनिट लेके चल रहा हूं मैं तुम्हारे, कोई छोड़ नहीं रहा हूं, एवरी यूनिट। और आप इसको जब तक लिखोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे तो यहाँ पे स्टोर नहीं, एक बार में नहीं आएगा भाई। ये एक बार में आने वाली चीज नहीं है, इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, लिख लिख के याद रखना पड़ेगा, यूनिट्स में यूज करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स में लगाना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे फीड हो पाएगा दैट ओके 1 जूल इतने कैलोरीज, 1 किलो वॉट आवर में 3.6 की पावर 6 जूल होते हैं। अच्छा वो कमर्शियल यूनिट है, उसके मतलब 1 यूनिट हो जाएगा। इसका अब स्टोर होगा जब आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे मेरी जान, अपने आप से नहीं आएगा ये। तुम सोचो एक बार पढ़ के वीडियो देख लो, ना 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 अल्लाह ऐसे नहीं आ रहा सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज से रिलेट कर दो इसको। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10 की पावर -19, बस वही आ जाएगा 1.6 10 की पावर -19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से याद रख लो इसको, बहुत सिंपल सी बात है सर। ठीक है, चलो अब चलते हैं मैकेनिकल एनर्जीज के 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पे। एक होगा हमारे पास काइनेटिक का, एक होगा पोटेंशियल का। सर जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जीज हैं ये हम लोग 2 फॉर्म में पढ़ेंगे। एक काइनेटिक एनर्जी जो तब होगी जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, मतलब सर वेलोसिटी, मूव करना मतलब वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी, और ऑब्जेक्ट के पास हाइट, ऑब्जेक्ट के पास हाइट कौन सी चीज, ऑब्जेक्ट के पास अगर हाइट तो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी के दोनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक और पोटेंशियल, और इनके कंजर्वेशन भी हैं, वो आगे पढ़ रहे होंगे, बहुत काम की चीज है। एकदम माइंड को फ्रेश कर लो, बिल्कुल नया नया टॉपिक आप लोग पढ़ने जा रहे हो। आई होप यू ऑल आर रेडी, स्टडी, गो। चलो चलो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे या तो वो मोशन पे रहे, दोनों कंडीशन में हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट एक बिल्डिंग के टॉप पे रखा है तो क्या उसके पास एनर्जी है? हाँ जी सर उसके पास एनर्जी है। अब इसको नीचे गिराओ, नीचे गिर जाएगा, बोलो हाँ कि ना। जब तक नीचे नहीं आएगा तो गिरता रहेगा, उसके पास एनर्जी है, उसने एक एनर्जी अपने अंदर स्टोर करी हुई है। सर कौन सी एनर्जी है? सर एक ऑब्जेक्ट हाइट पे है, आपने कहा हाइट पे है, हाइट पे है मतलब कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। सर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब एक बॉल चल रही है, मान लो
मूव कर रही है ग्राउंड पे। सर ग्राउंड मूव कर रही है मतलब हाइट तो नहीं है क्योंकि ग्राउंड पे ही है वो तो, लेकिन मूव तो कर रही है मतलब वेलोसिटी होगी, मतलब कौन सी एनर्जी होगी सर, काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब सर कोई ना कोई एनर्जी उसके पास रहने वाली है उसके पास मैकेनिकल के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी ना वो इन दोनों का सम होगी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो इन दोनों का सम हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम ही बोला जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सर समझ आ गई, मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म गए, काइनेटिक और पोटेंशियल, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, वो एनर्जी जो कि स्टेट ऑफ मोशन से आ रही है। देखो मैं सारे कीवर्ड पता चल रहा हूं, जो बॉडी में मोशन हो रहा है मतलब उसके पास वेलोसिटी है और जो एनर्जी उसके पास है इस समय जब वो मूव कर रहा है, तो इस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, रिप्रेजेंटेड बाय के। सर कोई फॉर्मूला भी है क्या इसका बच्चों? बिल्कुल है फॉर्मूला, डिराइव कर लेते हैं ना सीधे सीधे, क्यों बात है, क्या बात है सर, रटने से अच्छा है कि फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में आता भी है कि डिराइव द रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, कहां से आया, क्या है रिलेशन। हमने कहा मान लेते हैं एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी v है और उस पे हम लोगों ने बॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स, हम लोगों ने उसको फोर्स लगा के रोका है ना, वो चल रही थी हमने फोर्स लगा के रोक दिया, उसको रोक सकते हैं, हाँ बहुत बलवान है हम लोग एनी विच में। और लेकिन रोकते 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 कुछ तो आगे बढ़ गई वो, हम लोग पूरा रोक रहे थे थोड़ा सा आगे आगे, जैसे वो लोग साइकिल में ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं बड़ी स्पीड आगे चल जाती है, तुम्हारे थोड़ा सा आगे मतलब एस डिस्प्लेस कर गई वो बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। हमने कहा जो उसमें काइनेटिक एनर्जी हुई सर, एनर्जी वर्क के बराबर होती है, आपने कहा जो एनर्जी है वो वर्क के बराबर है, वर्क कहां करा जा रहा है, बॉडी को रोकने के लिए करा जा रहा है। सर वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर बॉडी मूव कर रही है मतलब सर उसमें सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ma होगा, f की वैल्यू जो फोर्स लगाया गया उसमें ma के बराबर होगा, तो रिलेशन आया सर क्या आ गया ma इंटू s, बहुत सही सर। अच्छा ma इंटू s तो फोर्स हो गया और जो रिलेशन निकल के आएगा वो आएगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ mv स्क्वायर। ये क्या है सर, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है, ma s जो है काइनेटिक फॉर्म है। अच्छा सर यहाँ पे फिर हाफ mv स्क्वायर कहां से आया सर, ये सर समझ नहीं आया। मैंने कहा देखो अभी समझना जरा, क्या थर्ड इक्वेशन हम उसने पढ़ी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा हुआ है, हाँ जी सर। अच्छा अगर मैं यहाँ से s निकाल दूं, s हटाना है मुझे, मैं यहाँ से s निकाल दूं क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा। सर इसको इधर ले आओ, 2a को डिवाइड कर दो, क्या s की वैल्यू आ गई, हाँ जी सर दिख तो रहा है, यू स्क्वायर को इधर ले आते हैं और 2a मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा, s की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तेज लग रहा हो धीमे कर लेना, दोबारा सुनिए ना आराम से, तुम्हारे पास सारे कंट्रोल है 0.75 में भी, 0.5 में भी और 2 में भी। धीमे लग रहा हो तेज कर लेना, तेज लग रहा हो धीमे कर लेना, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल राइट देयर। सर इस s की वैल्यू को उठा के यहाँ चिपका दीजिए। सर अगर ऐसा कर दिया तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सर यहाँ तो कुछ कमाल सा हो रहा है, a से a तो कट गया, ओहो m बाय 2 वी स्क्वायर। सर ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में आ गया है, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट चल रहा था मतलब u की वैल्यू तो थी, लेकिन सर v की वैल्यू तो 0 हो गई, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया, तो इंस्टेड ऑफ v अगेन यूज 0 और u की जगह मैं u लगा दूंगा। ध्यान से देखो दिख रहा है हाफ m u स्क्वायर माइनस साइन के संग, यही तो मैं कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ m v स्क्वायर। और एक और बात समझो, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए वैल्यू माइनस में आ रही है, अदरवाइज इसको हम लोग प्लस में भी दे सकते हैं। ओहो हो, मतलब अगर बॉडी सर एक्सेलरेट कर रही होती तो उस कंडीशन में u 0 हो जाता, अगर उसका u 0 होता तो फिर v की वैल्यू होती तो सर हाफ m v स्क्वायर हो जाता। अच्छा नहीं आया, बॉडी अगर रुक के चलती तो u 0, बॉडी एज एट रेस्ट तो u 0 और फिर चल रही है तो v की वैल्यू हो जाएगी, तो फिर उस कंडीशन में u 0 डाल देंगे। यहाँ पे हमने बॉडी को रोका है तो उसका v 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। सर यही तो फॉर्मूला है हाफ m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का। ओके अब चमका, मतलब सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ही तो आया है ये, मतलब वर्क का ही फॉर्म है। अच्छा अच्छा दोबारा से थोड़ा सा दोबारा से, नहीं समझ नहीं आ रहा है, आराम से सर समझाइए थोड़ा। वर्क आपने बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन वर्क ही एनर्जी के बराबर है। ओके वर्क एनर्जी के बराबर है, एनर्जी के दो फॉर्म बता दिया आपने मैकेनिकल के, एक काइनेटिक बता दिया, एक मैकेनिकल पोटेंशियल बता दिया। मैकेनिकल के दो फॉर्म, एक काइनेटिक बता दिया, एक हम लोग ने पोटेंशियल बता दिया। अच्छा काइनेटिक कब होगा, काइनेटिक होगा जब बॉडी मूव कर रही होगी, मतलब वेलोसिटी होगी उसके पास, और हाइट पे कौन सा था वो, पी से नाम था उसका, पोटेंशियल। अच्छा हाइट पे पोटेंशियल, मूव करने पे काइनेटिक। अच्छा ओके काइनेटिक का फॉर्मूला निकालना था तो हम लोग ने वर्क का ही फॉर्मूला लगा दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क एनर्जी के बराबर होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में F इज इक्वल टू ma डाला, s डाला और s को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि s तो चाहिए ही नहीं था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हाफ mv स्क्वायर आ गया। ओह वाह क्या बात है,
हाफ एम वी स्क्वायर इज हियर। चलो अभी ना इसमें मोमेंटम लेके आते हैं, क्योंकि ना मुझे कुछ कुछ दिख रहा है इसमें। मुझे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में हाफ एम वी स्क्वायर मतलब v इंटू वी दिख रहा है। अच्छा मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं और मुझे मोमेंटम का कॉन्सेप्ट अगर याद हो, तो मोमेंटम होता था मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अगर नहीं याद है तो याद कर लो अभी। मोमेंटम इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा मतलब सर मास और वेलोसिटी दिख रहा है, मतलब ये तो मोमेंटम बन गया, ये तो मोमेंटम बन गया। सर यहाँ पर एक मास अगर और मिल जाए तो दो मोमेंटम बन जाएंगे। एक की जगह मास कम है सर, मास कम है, अगर एक और मास से मल्टीप्लाई कर दें, अगर एक और मास से मल्टीप्लाई कर दें और उसी से डिवाइड भी, कि भाई पापा की तो इक्वेशन नहीं है ना कि कुछ भी कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अगर एक मास से मल्टीप्लाई और एक मास से डिवाइड कर दें तो सर एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। अच्छा मतलब एक पी ए और एक पी ए, दो पी आ गए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में ही, दो पी आ गए, पी इंटू पी। और अगर एक एम बच गया, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं अभी उसको, छोड़ देते हैं उसको। लेकिन ये जो पी पी थे ये पी स्क्वायर हो गए, और जो टू एम था इसको इधर भेज देते हैं, तो टू एम और के मल्टीप्लाई के लिए भेज देते हैं। तो टू एम और के मतलब सर पी की वैल्यू को अगर निकाला जाए तो इधर स्क्वायर इधर के रूट बन जाएगा, तो टू एम के। ओ माई गॉड, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन आ गया। सर मोमेंटम जो होता है वो रूट टाइम ऑफ टू एम के, मतलब सर मास के बढ़ने पे मोमेंटम बढ़ जाएगा। हाँ ये तो आएगी क्योंकि पी के फॉर्मूला में एम वी आता ही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ी तो भी मोमेंटम बढ़ रहा है। और दोनों के प्रोडक्ट को अगर टू से मल्टीप्लाई करके रूट मार दें तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा वो। अरे वाह, मतलब सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लो एक बॉडी है हमारे पास और उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो गिवन है। मान लेते हैं सर दो बॉडी है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 1:4 और मास का रेशियो है, मास का रेशियो है 2:8। लेट्स से ये 1:4 ही बन जाएगा, चलो 1:4 ही मान लेते हैं इसको भी। तो कह सकता है कि मोमेंटम का रेशियो निकालो, मतलब P1 P2 निकालो। मतलब सर अगर P1 निकालेंगे तो करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 2m1 K1, और अगर P2 निकाल के डिवाइड करना है तो अंडर रूट ऑफ 2m2 K2। अच्छा अगर ऐसे हम लोग लगाते हैं इक्वेशन को तो ये पूरा रूट एक बन जाएगा, तो 2m1 K1 और 2m2 K2। अरे सर ये कैसे? अरे रूट a अपॉन रूट b को हम लोग लिख सकते हैं ना भाई, रूट a अपॉन b, तो रूट तो दोनों में है ही नहीं है ना, 2 से 2 कट गया। अच्छा ठीक है ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर ठीक है। m1 अपॉन m2, 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 1/4 1/4 1/4, k1 अपॉन k2, k1 अपॉन k2, k1 अपॉन k2 1/4। सर ये भी 1/4 और बाहर लगा है रूट। सर 1/4 इंटू 1/4 1/16, और 16 मतलब ये पेयर बने हुए हैं बेसिकली। सर एक पेयर बाहर आ जाएगा, 1/4 पेयर का 1 मतलब सर मोमेंटम का रेशियो भी आ गया। क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे भैया? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कहता है ये रेशियो गिवन है, ये निकाल दो, ये वैल्यूज गिवन है, ये निकाल दो। एक बहुत ही प्यारा शानदार सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, और ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। कहते हैं मास ऑफ वन बॉडी इज डबल ऑफ मास ऑफ अदर बॉडी एंड देयर मोमेंटम रेशियो इज दिस, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। इसी को यूज करना है बस। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो सिंपल सिंपल दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, रूट हट जाएगा, थोड़ा सुकून मिलेगा, ठीक है, रूट हट जाएगा, थोड़ा सुकून मिलेगा आपको देखने में क्वेश्चन को। क्या समझ आ रहा है? सर समझ तो आ रहा है सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रेशियो आ गया अंडर रूट 2m के, अंडर रूट 2m के। सर याद रख लेंगे, अंडर रूट 2m के, अंडर रूट 2m के मोमेंटम की वैल्यू हो गई। मोमेंटम मतलब काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम का रेशियो आ गया P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो था सर वो था हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है सर, इतनी बात ठीक है, इतनी बात तो नहीं भूलेंगे हम लोग। काइनेटिक का फॉर्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम हो गया अंडर रूट 2m के। सिंपल 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 सिंपल, बहुत बढ़िया सर। वर्क एनर्जी थ्योरम भी है सर, कुछ मतलब वर्क से जो एनर्जी को रिलेट करती है वो भी है। हाँ जी बच्चों बिल्कुल वो भी है। वो कहती है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज हैं सर, चेंज मतलब सर अगर मान लो पहले बॉडी यू थी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फिर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वी हो गई, तो यू से वी होने पे पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी। मतलब मैं मूव कर रहा हूँ वालों, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया। अब मेरे पीछे अगर कुत्ता पड़ गया तो मुझे अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, उससे तेज भागना पड़ेगा, या फिर बेल्ट उतार दूं मैं अपनी, तेरी तो सारे बढ़ाएगा मुझे, ठीक है। तो मुझे अगर अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना है तो इन दैट केस मुझे अपनी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो पहले यू थी तो एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। ओके मतलब सर अगर मैं पहले यू से चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी,
और सर फिर क्या हुआ सर, फिर कुत्ता पड़ गया, फिर सर कुत्ता पड़ गया पीछे मेरे, है ना। अब मैंने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई सर, बहुत ज्यादा कर दी, वी कर दी, भाग रहा हूं मैं, तो ये हो गई मेरी फाइनल वेलोसिटी। ये क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। सर ये तो पता है सर, यूवी वाला केस तो पता है सर, बचपन 9 से पढ़ते आ रहे हैं, उसके पहले भी पढ़ा है सर यूवी तो, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आप बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल वाली, आई मतलब इनिशियल, सर वो हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। क्या हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर। और सर फाइनल वाली क्या हो जाएगी, आप लोग बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बात है, मतलब एक हाफ एम यू स्क्वायर, एक हाफ एम वी स्क्वायर, और इनको अगर माइनस कर दें तो चेंज निकल आ जाएगा कितना मैंने वेलोसिटी एनर्जी को बढ़ाया है। मतलब पहले 5 जूल थी, फिर 10 जूल हो गई, तो 10 माइनस 5 कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, मतलब इंक्रीज एनर्जी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों, और इसी इंक्रीज एनर्जी को बोलते हैं वर्क। जो हमारी ये इंक्रीज एनर्जी है ना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वर्क। वर्क इज व्हाट सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। मैंने इतना ही तो काम करा ना, और मैंने इतना ही तो, अब मैं जब तेज दौड़ रहा हूँ तो मैं ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा सर, वर्क हो गया। मैंने जितना काम करा इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए, द वर्क डन इज व्हाट, इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। सर हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ एम यू स्क्वायर भी वर्क है, तो काइनेटिक एनर्जी के अगर एनर्जी को डिफरेंस करते तो वही वर्क आ जाएगा। सर पोटेंशियल एनर्जी तो रह गई, काइनेटिक में बता दिया हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब बॉडी में मोशन होगा, भाग रहा होगा इंसान तो काइनेटिक होगी, लेकिन पोटेंशियल कब होगी सर, वो आपने कहा था हाइट के संग होगी। मतलब सर हाइट अगर हो जाए ऑब्जेक्ट में, मतलब हाइट मतलब उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, तो चेंज इन पोजीशन अगर हो जाए तो सर हमें पोटेंशियल के फॉर्म मिल जाएंगे। हाँ जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्पेसिफिक पोजीशन, पोजीशन में चेंज और कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल यू से, रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल यू से, ठीक है। अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि बच्चा भाई एक पहाड़ पे खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक बॉल है। अब अगर बच्चा इस बॉल को नीचे फेंकता है तो बॉल एच हाइट से गिरेगी नीचे, एच हाइट से नीचे गिरेगी, बोलो हाँ कि ना। सर एम जी इस पे फोर्स लग रहा होगा, बॉडी का जो फोर्स होगा वो एम जी होगा, और एच हाइट गिरेगी, ओ हो, मतलब सर यहां पर भी वही फॉर्मूला आ गया, एम जी इंटू एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम जी फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट एच हो गया, एम जी एच ही होगी क्या पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी मेरे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर एम जी एच ही होगी। कितनी होगी, अगर मुझे यहाँ पे यू निकालना है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, सर फोर्स क्या होता है सर, आप सर आपने बताया था वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लग रहा है सर एम जी, और सर हाइट है इसकी एच, तो यही तो एनर्जी हो गई ना हमारी एम जी एच। सिंपल है, बस लॉजिक समझते चलो, सिंपल है। बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, वेट है उसका एमजी, फोर्स लग रहा है एमजी, और एच हाइट नीचे आई, डिस्प्लेस कितना करी, एच हाइट करी, वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एमजीएच। सर ऐसे और भी हैं, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है गेट्स में, रबर्स बैंड में, स्प्रिंग्स में, उनको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सर जो बात हमने करी देखो यहाँ पे वही प्रूव करी जा रही है, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, एम जी एच, और यही हमारी क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्म भी है, हमने पढ़ लिया। यूनिट सबकी यही है, यूनिट सबकी जूल है, यूनिट सबकी जूल है, यूनिट में कोई फर्क नहीं, एनर्जी की यूनिट जूल चलेगी, ठीक है। चलो अच्छा, अच्छा ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। सर ये क्या है जी, ये क्या है की, अच्छा ओके, मतलब सर एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक बढ़ रही है, एक घट रही है, एक बढ़ रही है। इसको एक्सप्लेन अगर एक बार सर कर दो मजा आ जाए, इसको एक्सप्लेन कर दो तो एक बार मजा आ जाए। अभी इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, आ जाओ इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं अभी, ठीक है। यहां पर जरा देखो क्या हो रहा है सर, ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे हो रही है। सब अभी सिर्फ क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा हूं आपकी मैं, आप समझो बस हो क्या रहा है। सर कंप्रेस हो रही है, रिलीज हो रही है, कंप्रेस हो रही है, रिलीज हो रही है। सर स्ट्रिंग में भी फोर्स लग रहा है, ऊपर नीचे हो रही है, ओके ठीक है। आओ अब समझते हैं वो हो क्या रहा था, उसको समझते हैं अंडर द कन्वर्जन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन उसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, कैसे। अरे सर जैसे कि हम लोगों ने बिजली बनाई और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करा, तो जब बिजली बनाई तो सर वो मैकेनिकल एनर्जी से बनी और फिर उसको इलेक्ट्रिकल में सेव कर लिया। जैसे कि डैम से पानी आ रहा था, मैकेनिकल एनर्जी थी, उसको हम लोग ने टरबाइन से रोटेट करा के इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर कर लिया, तो वो क्या हो गया, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो भोंपू होता है हमारा, स्पीकर होते हैं हमारे, ये क्या है सर, ये एक फॉर्म की एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं साउंड एनर्जी में। ऐसे ही सर हम लोग की केमिकल को हम लोग लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, मतलब बिजली दी और वो चल गई। सर इलेक्ट्रिक मोटर
सर पानी की टंकी बंद ना करो, चालू करो। चालू करने पे क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी और वो मूव करने लगी। इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल में कन्वर्जन, ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं मेरी जान, अच्छे से पढ़ना। लाइट टू इलेक्ट्रिकल, सर हमने सोलर पैनल लगाया, उस पर लाइट पड़ी और उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव कर लिया। केमिकल टू मैकेनिकल, सर हमने इलेक्ट्रिकल कार में बैटरी थी, उसकी केमिकल एनर्जी को यूज करा और उससे मोशन कराया, हम सब एक जगह दूसरी जगह गए, मैकेनिकल एनर्जी मूव हो गया, है कि ना, हाँ कि ना। केमिकल टू मैकेनिकल, ऐसे और ही बहुत सारी हैं बच्चों। एनर्जी कंजर्वेशन जो हम लोग पीछे आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे थे, आप करते हैं उसकी बात। काम की बात क्या है, एनर्जी ना तो बन सकती है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे मैंने पानी लिया, पानी पिया, तो मुझे एक वाटर सोर्स से एनर्जी मिली और अब मैं उसको बोलने में, पढ़ाने में, जेस्चर में, मोशन में यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूं, उसको यूज कर रहा हूं। ओके सर आपने बोल दिया, फिर एनर्जी गई कहां, ये एनर्जी एनवायरनमेंट में गई, क्योंकि इससे भी तो एनर्जी ले रहे हैं, नेचर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, फूड ग्रो कर रहा है, वो कहां से कर रहा है, नेचुरल एनर्जी। सर ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी का बहुत कमाल का है। बस थोड़ा सा अगर टाइम अगर अलग से होगा ना, आपको अलग से पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन लाइव सेशन में हमको ज्वाइन करेंगे ना आगे, तो उसमें और गहराई से लेके जाऊंगा, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चन भी पूछोगे अच्छे अच्छे। ठीक है, वैसे बता देना लाइव सेशन की डिमांड आ रही है कि नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो। सो सर एनर्जी ना तो बना सकते हैं ना तो खत्म कर सकते हैं, सिर्फ इसको कंजर्व कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अभी इसी पे वर्क करता है। देखो यहाँ पे जैसे एक पेंडुलम मूव कर रहा है ना, ये पेंडुलम के मोशन को ही हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं इस फॉर्म में कि इसमें हो क्या रहा है। समझते हैं क्या इसको, आ जाओ समझते हैं। देखो आपको याद रखना होगा कि जब भी बॉडी की हाइट होगी, हाइट हो रही होगी या हाइट होगी, तो पोटेंशियल आ जाएगी, बस इतनी बात समझ लो। और जब उस बॉडी पे वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक होगी। वेलोसिटी जीरो पे काइनेटिक जीरो और हाइट जीरो पे पोटेंशियल जीरो, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट, वो कह देगा नेट मैकेनिकल एनर्जी। सर एक बार जल्दी से बता दीजिए, आपने पहले बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म होंगे, एक काइनेटिक एनर्जी होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप ये बात कह रहे हैं, हाँ जी यही बात कह रहा हूं। काइनेटिक मतलब जो वेलोसिटी के संग आएगी, मोशन के संग आएगी, और फॉर्मूला होता है हाफ mv²। पोटेंशियल जो हाइट के संग आएगी, फॉर्मूला होता है mgh। प्रूव भी कर चुके हैं हम लोग। चलिए अब समझते हैं इनके कंजर्वेशंस के फॉर्म को। ठीक है, आराम से समझना, हर एक पॉइंट पे समझना। हो क्या रहा है, एक बॉल है, उस बॉल को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, अ बॉल ऑफ मास m फ्रीली फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी ऑफ हाइट h। एक h हाइट से बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ऊपर से नीचे आने का मतलब है उसकी हाइट में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तीन अलग अलग पॉइंट हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। पहले ए पॉइंट की बात करते हैं, फिर बी की करेंगे, फिर सी करेंगे, और देखेंगे क्या सब पे जो फॉर्मुलाज हैं वो सेम ही निकल के आ रहे हैं एट द एंड। अगर आ गए तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी प्रूव हो जाएगा। और ये आता भी है कि प्रूव करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसका लॉ। ठीक है, संग में करें, समझ लो पहले आराम से, फिर लिखना आप। ठीक है, चलो हमने कहा पोजीशन ए पे टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी सम रहेगा किसका, काइनेटिक का और पोटेंशियल का, काइनेटिक का और पोटेंशियल का। सर जब बॉडी को हम लोग ने ड्रॉप करा, ठीक है, मान लो अभी के लिए कि हियर आई एम हैविंग अ बॉडी, ये अपने पास एक एम मास की बॉडी है। ओके, ये अपने पास एम मास की बॉडी है। ओके, ये छोटी सी ऑरेंज सी बॉल, ये अपने पास एम मास की बॉडी है। अब ये एम मास की बॉडी मैंने पकड़ी हुई है, छोड़ी नहीं है, लेकिन ये किसी हाइट पे है। छोड़ी नहीं है मतलब क्या है, इसके पास वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नहीं है मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। सर लेकिन हाइट पे तो है, ये बेस से किसी हाइट पे तो है, मतलब सर अगर ये हाइट पे है तो इसके अंदर छुपी हुई है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, विच इज व्हाट, mgh। तो सर हम लोग अगर जीरो और mgh को ऐड कर देंगे, जीरो और mgh को ऐड कर देंगे तो आंसर mgh आने वाला है। मतलब नेट एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो कितनी है, mgh। किस पॉइंट पे, ये h हाइट पे है, a पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, बॉडी को नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, ओके, कितनी हाइट है, h हाइट है। जब इसको छोड़ दिया गया तो धीरे 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 मान लो ये इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट पे आके मतलब ये बी पॉइंट पे आ गई, मान लेते हैं ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब बी पॉइंट पे इसने कुछ तो डिस्टेंस कवर करी है, लेट्स से वो डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस ने ऊपर से नीचे कर ली। लेकिन क्वेश्चन ये है कि नीचे से कितना ऊपर है अभी, ये ऊपर से कितना आई है तो नहीं है, नीचे से कितनी हाइट पे है अभी। तो अगर इसने x कवर कर लिया तो h पूरा था, और x कवर कर लिया तो कितना बचा, कितना h, सिंपल मानो 10 पे थी 2 कवर कर लिया, 10 पे थी 2 कवर कर लिया, 8 नहीं बचा। सर 10 पे थी, x कवर कर लिया, h माइनस बचा, h माइनस x हाइट बची उसकी। अब सर अगर b पॉइंट की बात करी जाए
तो बी पॉइंट पे एनर्जी निकालते हैं। बी पॉइंट पे क्या एनर्जी है, क्योंकि अब तो बॉडी मूव भी कर गई है, बॉडी मूव कर गई मतलब सर उसके अंदर एनर्जी आ गई हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी आ गई उसके पास हाफ mv स्क्वायर। मान लेते हैं वेलोसिटी v1 है उसके, ठीक है। अच्छा हम लोग ने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कहती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। ये इक्वेशन कहती है, अब इसको इसमें लगाते हैं हम लोग। हमने कहा अगर यहां से यहां पर आ रहे हैं तो इस कंडीशन में बॉडी मूव नहीं कर रही थी, u जीरो हो गया। मान लेते हैं इस कंडीशन में v है हमारा वो v1 है, कितना है v जो है वो v1 है, तो v की जगह यूज कर लिया हम लोग ने v1 का स्क्वायर। अच्छा u कितना था हमारा, u जीरो था, प्लस 2g, हाइट कितनी कवर करिए सर, यहां से यहां आने में हम लोग x हाइट नीचे आए, मतलब 2gx, मतलब जो v1 स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2gx के बराबर है। तो v1 की जगह यूज कर लिया हम लोग ने, v1 स्क्वायर की जगह यूज कर लिया 2gx। सर 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और बच गया mgx। अच्छा मतलब mgx काइनेटिक एनर्जी आ गई उसकी, ओके। लेकिन सर क्या काइनेटिक सिर्फ है, नहीं सर, काइनेटिक के संग पोटेंशियल भी तो है। पोटेंशियल कैसे निकाली जाए, mgh, लेकिन वो हाइट होनी चाहिए ग्राउंड से, ग्राउंड से कितना ऊपर है वो, सर mg तो पता है हम लोगों को, लेकिन अब जो ये हाइट है ये कितनी है, h माइनस एक्स, तो ये हाइट है जो ग्राउंड से हाइट है वो कितनी है, h माइनस एक्स, और उसको ओपन कर लेते हैं तो mgh माइनस mgh, mg h माइनस mg x ओपन कर लेंगे। लेकिन सर हमें पता है टोटल एनर्जी क्या आएगी जब हम लोग इसको और इसको दोनों को ऐड करें, मतलब हम लोग जब mgx में जो कि काइनेटिक एनर्जी थी अपनी उसमें ऐड कर दें पोटेंशियल एनर्जी को जो है mgh माइनस mgx। सर ये प्लस माइनस कट गया, बचा क्या mgh, मतलब सर जो टोटल एनर्जी आई है, जो टोटल एनर्जी आई है वो तो सर पहले वाली ही है, जो टोटल एनर्जी आई है वो तो पहले वाली ही है। पहले क्या एनर्जी थी अपने पास, mgh, अभी क्या एनर्जी है हमारे पास, mgh, मतलब सर ओके, मतलब बी पॉइंट पे नेट एनर्जी mgh ही है। तो ए पे भी सेम है, बी पे भी सेम, और सी पे चेक कर लेते हैं जरा एक बार। जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंच गई, मतलब ये बॉडी अब थी ये नीचे बिल्कुल टेबल पे जाके, नीचे जो हमारा सरफेस है जाके उस पे लड़ गई, जमीन पर लड़ गई, मतलब जमीन पर लड़ गई जाके ये, अब क्योंकि जमीन पर लड़ गई तो सर इसकी हाइट जीरो हो गई, इसकी हाइट जीरो हो गई। एट सी पॉइंट द हाइट बिकम जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, जीरो हो गई। अब बची क्या, काइनेटिक, सिर्फ क्या बची, काइनेटिक बची। अच्छा यहां से बॉडी यहां तक जा रही है ना भाई, यहां से यहां तक जा रही है। मान लेते हैं जो वेलोसिटी है वो क्या है, यहां पर u था, यहाँ पे u की वैल्यू जीरो थी, क्योंकि यहाँ पे जो v है इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, v वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि यहाँ पे v1 मानी हुई थी हम लोगों ने, है ना भाई, यहाँ पे v1 थी तो यहाँ पे v2 मान लेते हैं, सिंपल सिंपल। चल हमने कहा हाफ mv2 काइनेटिक एनर्जी है, v2 की वैल्यू mgh आएगी, क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh के तहत v2 हो गया ये हमारी वेलोसिटी, सर u तो जीरो ही था, और 2g हाइट कितनी कवर करी, सर नीचे आ गए बिल्कुल, पूरी की पूरी हाइट कवर कर ली, h 2gh, तो v स्क्वायर की वैल्यू 2gh आ गई, तो v स्क्वायर की जगह 2gh डाला, 2 से 2 कैंसिल हो गया, mgh ही बचा। और सर अगर अब काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करते हैं टोटल एनर्जी निकालने के लिए तो आंसर क्या जाएगा, mgh, मतलब सर सी पॉइंट पे भी एनर्जी mgh, 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 दैट इज व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये आपके पास आता है करने के लिए, आपको 3 पॉइंट एज्यूम करके तीनों को लेके सॉल्व करना पड़ता है टू फाइंड द नेट एनर्जी का रिलेशन, व्हिच इज समवॉट इजी, ठीक है। अब आप उसको सिंपल पेंडुलम के लिए भी कर सकते हो। सर सिंपल पेंडुलम के लिए कैसे करें, जैसे कि मानो ये एक पेंडुलम है, इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। समझना, जल्दी समझना, ठीक है, जल्दी समझना। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पेंडुलम को मूव कराते हैं तो पेंडुलम अपने जब बेस पॉइंट पे होता है, जब इस स्टेट पे होता है बच्चों, जब इस स्टेट पे होता है तो इस स्टेट में तो उसका पेंडुलम का बिल्कुल वेलोसिटी नहीं होता, हाँ कि ना, रुका हुआ रहता है वो। जब वो रुका हुआ होता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो, अब काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन जैसे ही इस पेंडुलम को हम लोग उठा के ऊपर लेके गए तो उसकी हाइट आ गई, हाइट मतलब सर हर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, मतलब इसकी काइनेटिक जो है, जो काइनेटिक है, अब इसको वेलोसिटी दी हम लोगों ने, वेलोसिटी ऊपर जाते जाते कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, हाइट पे जा रही है और कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी पे। मतलब सर इसकी जो एनर्जी है वो नीचे से ऊपर जाने में कन्वर्ट हो रही है। सर नीचे उसकी हाइट जीरो थी,
यहाँ पर उसकी हाइट 0 है, मीन पोजीशन पे क्या है, उसकी हाइट 0 है, मतलब बेस पे है, ये अपनी बेस लाइन है, इस पे हाइट 0 है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसकी हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, मतलब सर कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। याद रखना, जब एक पेंडुलम ऊपर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, वापस नीचे आएगा तो काइनेटिक बढ़ेगी, फिर इधर जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगी, फिर इधर आएगा तो काइनेटिक बढ़ेगी, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट होगा किसी भी पॉइंट पे। देखो इस पॉइंट पे काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh, इस पॉइंट पे पोटेंशियल mgh, काइनेटिक 0, इस पॉइंट पे पोटेंशियल mgh, काइनेटिक 0, मतलब जो बी पे होगा वही सी पे होगा, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है, दोनों ही क्या है, बोथ आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। तो इस पूरे कंडीशन में जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, मतलब जो हाफ mv² है वो mgh के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगी। v निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, v कितना आ जाएगा, v वही हमारा √2gh। सर ये कहाँ से आ रहा है, पढ़ा तो है अभी भी, v² = 2gh, तो v कितना आ जाएगा, √2gh आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके, अब इसी को एक बार अच्छे से सिंक्रोनाइज कर लो, और इनके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेरिवेशन भी काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन जो है उनकी आती है, मोमेंटम के संग भी आती है, और क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को रखना है शॉर्ट, कंप्लीट करना है पूरा थ्योरी, प्रैक्टिस करने हैं। एक बार आपको भी इसके क्वेश्चन जल्दी से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड आई एम वेरी श्योर दिस मस्ट हैव हेल्प यू। अगर अच्छा लग रहा है सीरीज तो प्लीज हमको भी बता दीजिए कमेंट में, हमें सुन के बहुत अच्छा लगेगा। A whole chapter is covered under 1 hour. It means that you are going to get a complete crisp of the chapter, चाहे वो वर्क का फॉर्मूला हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसके टाइप हो, पॉजिटिव नेगेटिव 0, सर 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे 0 और 180 पे नेगेटिव, चाहे फिर वो पावर हो W/T जिसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, या फिर वॉट जिसके फिर उसका सर डाइन में कन्वर्जन हो, डाइन सेंटीमीटर में, वो हमारा हो जाएगा 10⁻⁷ में, याद होगा आपको, अर्ग। और फिर चाहे वो एनर्जीज हो, काइनेटिक और पोटेंशियल, काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ mv², पोटेंशियल का mgh, काइनेटिक का मोमेंटम से रिलेशन भी है, p = 2mk, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज के लॉज। ये सारे इस चैप्टर को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। आई एम वेरी श्योर दैट दिस मस्ट हैव हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कवर करेंगे हम लोग अपना मशीन्स। सी यू और टाटा बाय बाय।